नो वन इज रिस्पॉन्डिंग। क्लास आप लोगों को आवाज आ रही है? क्लास क्लास आवाज आ रही है? ऐसे तो सब लोगों की एब्सेंट हो जाएगी, कोई भी स्टूडेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। यहां से मैंने सबको, हाँ जी यस मैम मैम, अनम्यूट हो रहा। मैम अनम्यूट नहीं कर रही। मैंने वैसे किया था लेकिन मुझे वहां से क्लिक नहीं किया, ठीक हो गया। हाँ जी मुर्तजा मैम आपका नेट इशू है शायद इस वजह से। मुर्तजा जी बताएं। मुर्तजा हसन यस मैम। जी, आपने हैंड रेस किया हुआ है जी, बताएं क्या क्वेश्चन है आपका? मैम मैंने अनम्यूट करने के लिए किया था कि वो आपने म्यूट किया हुआ था। मैं बताऊं कि प्रेजेंट है सारी क्लास में। ओके ठीक है, लेकिन जो मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि जी आप लोगों का फ्राइडे को क्विज है ना? फ्राइडे वाले दिन आप लोगों को क्विज है, यही डिसाइड हुआ था हमारा फ्राइडे वाले दिन। मैडम आपकी आवाज बीच में आप बार बार बंद हो जाती है। अब आ रही है आवाज? ये बंद हो रही है अभी भी? हेलो, अभी भी खराब खराब आती है, आवाज सही नहीं आ रही। खराब आ रही है? बस आज इंटरनेट का प्रॉब्लम है। अभी भी वैसे ही है आवाज या ठीक है, क्लियर है? यस मैम बेहतर हुई वैसे है ही मैम। है। मैम बेहतर ठीक है। मैं अभी मोबाइल डाटा यूज कर रही हूँ, लेकिन ये आज ये भी है, यही हाल है इसका। इसीलिए दैट्स वाई मैं ये कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट लेक्चर जो है ना रिकॉर्ड करके सेंड कर दूँ। बाद में क्लास के लिए समटाइम इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। अच्छा, यस मैम। क्लास क्विज के लिए मैंने बेटा आप लोगों से कहा था कि फ्राइडे को डिसाइड हुआ था क्विज। यस मैम। यस ठीक है, मैम, प्रिपरेशन तो कर रहे हैं हम लोग। कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करें। इफ द क्लासेस डिसकंटिन्यू होती हैं तो तब भी आप लोगों को क्विज इंशाल्लाह फ्राइडे वाले दिन होगा। कीप इट इन योर माइंड, ओके? क्विज आप लोगों का इंशाल्लाह फ्राइडे को होगा, और फ्राइडे को जुमे से पहले, मतलब ये कि 10 बजे तक मैं आप लोगों को इंशाल्लाह इंटरनेट आ रहा हुआ तो आप लोगों को सेंड कर दूंगी, जो भी जिस तरह भी मैंने क्विज कंडक्ट करना है तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी उससे तकरीबन 30 मिनट्स बिफोर, ताकि आप लोग जो है ना अपना लैपटॉप और इस तरह से सब चीजें रेडी कर लें, ठीक है? यस मैम। मैम यस। 30 मिनट्स के बजाय अगर घंटा पहले आप बता दें ज्यादा बेहतर घंटा हो पहले जाएगा। बता दूं? घंटे बाद फिर लाइट बंद हो जाती, फिर क्या करोगे? चलो मैं बता दूंगी। नहीं फिर मैम हम इंतजाम कर लेंगे फिर। इंतजाम कर लेंगे मैम, मोबाइल डाटा यूज कर लेंगे। चलो ठीक हो गया। चलो ये डिसाइड हो गया कि अगर सपोज अगर 11 बजे का टाइम, 11 बजे ही रखते हैं, 10 बजे थोड़ा सा जरा होता है कि ऑफिस में भी थोड़ी सी एक्टिविटी करनी होती है, तो आप लोग इस तरह से करें कि 11 बजे का टाइम इंशाल्लाह होगा और 10 बजे आप स्टार्ट कर दें। मैं इसलिए आपको पहले बता रही हूँ अभी, ताकि आप लोगों के माइंड में हो, ठीक है? 11 बजे हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने 10 बजे से देख लेना है कि कैसे आप लोगों ने मैनेज करना है, क्योंकि प्रॉब्लम भी आता है, ठीक है? ओके मैम। ओके, ठीक हो गया। चलें अभी स्टार्ट करते हैं। अभी जो मैंने लास्ट लेक्चर अपलोड किया था टाइम डोमेन एनालिसिस का, वो आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, तो देखा है आप लोगों ने, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम और सेकंड ऑर्डर सिस्टम को थोड़ा सा डिस्कस किया। सेकंड ऑर्डर तो मेरे ख्याल से भी नहीं था, अभी जस्ट बहुत बेसिक चीजें थी फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड। अब सबकी आवाज बंद हो गई है, बस यहाँ तक ही थी। हाँ जी क्लास,
जी क्लास, क्लास आवाज मेरी आ रही है? यस मैम आ रही है। हाँ आवाज आ रही है, लेकिन अब सुनना बंद हो गया है, सुनाई नहीं दे रहा है ना। बताइए, रिस्पॉन्ड किया करें आप लोग, क्यों इतने एक्टिव होना चाहिए आप लोग क्लास के लिए, बल्कि आप लोगों को तो खुद बताना चाहिए कि जी हमने डाउनलोड किया था, हमने लेक्चर में ये पॉइंट्स थे, ये है, समझ नहीं आता क्या पॉइंट है। अब यहाँ तो यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान में कि इंटरनेट का तो प्रॉब्लम रहता ही है, तो डिसकंटिन्यू हो जाता है ड्यूरिंग, अगर हम लोग लाइव सेशन कर रहे हैं। तो इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन तो यही है कि एटलीस्ट आप लोगों के पास रिकॉर्डेड लेक्चर तो अवेलेबल होता है वहां पे गूगल क्लासरूम पे, तो आप लोग पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हैं क्लास? शहीद, यस मैम, वो लास्ट वाला सब प्लीज ही मैप स्टेप टू रिस्पॉन्स नहीं समझ आ रही। अच्छा पोल्स एंड जीरोस का कौन बताएगा? पोल एंड जीरो मैप, व्हाट इज पोल एंड जीरो मैप? ट्रांसफर फंक्शन में कैसे पता चलता है कि कौन से पोल्स होंगे और कौन से जीरोस होंगे? हम जो पोल्स होते हैं वो डिनोमिनेटर को जीरो कर देते हैं, और जो जीरोज होते हैं वो वो डिनोमिनेटर को जीरो करते हैं। करके। पोल्स, अगर ये वर्ड बोलोगे ना, पोल्स जो होते हैं वो डिनोमिनेटर को जीरो कर देते हैं, ये मतलब कैसा, ये कैसी बात है कि पोल जीरो कर देते हैं? हाँ? हम ये कह सकते हैं कि हम लोग अपने जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे और वहां से हम जो रूट्स निकालेंगे वो रूट्स क्या होंगे? दे आर कॉल्ड एज पोल्स। पोल्स। ठीक है, ऐसे नहीं कहना कि जो आपके पास पोल्स को जीरो कर देते हैं, ये कहेंगे कि ट्रांसफर फंक्शन हैविंग टू पार्ट्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जब हम लोग डिनोमिनेटर पार्ट को जीरो के इक्वल कर देंगे और उसमें से रूट्स निकालेंगे, उसमें से इक्वेशन में से, तो वो जो रूट्स आएंगे दे आर कॉल्ड एज पोल्स। और जब न्यूमरेटर में उसको हम लोग जीरो कर देंगे न्यूमरेटर पार्ट को, और उसमें से जो रूट्स आएंगे दे आर कॉल्ड एज जीरोस। जीरोस। ओके, अच्छा पोल जीरो पे इसको कैसे प्लॉट करते हैं? मैंने बताया था कि पोल्स को प्लॉट करने के लिए हमेशा क्रॉस साइन यूज करेंगे। ठीक है, और अगर जीरो को हम लोगों ने जीरोस प्लॉट को करना है जीरो तो से। इसके लिए हम लोग सर्कल को यूज करेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, और वो चीज थी हम लोगों के पास, एक मैंने ग्राफ बताया था तुम लोगों को, वो किसको याद है? जिसमें मैंने टॉ बताया कि व्हाट इज टी, कैपिटल टी एक स्मॉल टी है और एक कैपिटल टी है। सिक्सटी 68.32% वाला किसको याद है पॉइंट? जी उमेर, मोहम्मद। यस मैम, ये हमारे पास टाइम, मैम ये हमारे पास टाइम कांस्टेंट है, जिसमें हमें पता चलता है कि हमारा जो सिस्टम है वो कितने क्विकली इनपुट को रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, मतलब हमारे पास सपोज करेंगे एक फाइनल वैल्यू है जो कि 1 है। ठीक है, आपने 0 वैल्यू से 1 वैल्यू के पास जाना है। अब हमने बताया कि जी जब जो ऑब्वियसली जब टाइम डोमेन एनालिसिस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे एक्स एक्सिस पे क्या है? टाइम है, और वाई एक्सिस पे हमारे क्या है? जो हम अपनी फाइनल वैल्यू ले रहे हैं। हम बेसिकली जब सिस्टम का रिस्पॉन्ड देखते हैं कि सिस्टम ने कितना क्विकली रिस्पॉन्ड करना है, तो उसका मतलब क्या है? एक सेकंड क्लास।
अच्छा, क्लास में आप लोगों को बता रही थी कि सिस्टम कितना क्विकली रिस्पॉन्ड करता है। क्विकली रिस्पॉन्ड करने का या फास्ट रिस्पॉन्ड करने का मतलब ये है कि उसकी आउटपुट कैसी आ रही है। मतलब ऑब्वियसली हमें आउटपुट जो सी ऑफ टी है, हम लोगों ने अभी तक जितना कंट्रोल सिस्टम देखा है, एक चीज याद रखनी है कि आर ऑफ एस जो है वो मोस्टली पॉइंट में हमारे पास इनपुट है, और जो सी ऑफ एस है डेट इज द आउटपुट। अच्छा, अब सी, इसका मतलब ये है कि सी ऑफ एस जो आउटपुट है, अगर हम लोग टाइम डोमेन में बात करें तो सी ऑफ टी, तो ये हमारे पास इसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। जब सिस्टम के रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं, ये सिस्टम की क्विकली है, स्लो है, तो वो हमें कहाँ से पता चलना है, इसकी आउटपुट से। और अगर हम लोग टाइम डोमेन में बात करेंगे, इसका मतलब ये है कि हम लोग सी ऑफ टी को देख रहे हैं वर्सेस टाइम एक्सेस। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम है और आउटपुट जो है वो है अलोंग वाई एक्सिस, डेट इज कॉल्ड एज सी ऑफ टी। अच्छा, अब पॉइंट क्या था कि सपोज करें कि हमारे पास एक सिस्टम है, उसने 0 से 1 वैल्यू पे जाना है। ठीक है, मतलब उसकी फाइनल जो वैल्यू है वो 1 है। तो उस 1 वैल्यू तक जाने के लिए जब सिस्टम 68.32%, मतलब एक टाइम में जब आपके पास स्मॉल टी होता है कैपिटल टी के इक्वल, मतलब 1 टाइम कांस्टेंट होगा, तो उस टाइम कांस्टेंट में कितना परसेंट आपके फाइनल वैल्यू का कवर हो जाता है। 1 का अगर आप 63 था या 68 था, 68.32%। एक सेकंड, मैं इसके साथ में स्क्रीन भी शेयर कर लूं। किसको याद है एग्जैक्टली वो पॉइंट 68 है या 63 है? मैम 63 है। 63, हाँ वो मेरे माइंड से 63। ओके, एक सेकंड वेट, इतनी चीजें साथ में चल रही होती हैं। यस, दिस किस पॉइंट पे थे? वी नीड टू नो दिस वन। ठीक है जी, अच्छा ये देखें, जब हमारे पास 60, जब t जो है वो 1t मतलब एक टाइम कांस्टेंट के इक्वल है, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू का अगर आप 1 का 63.2% निकालें तो जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, 0.632। इतना कवर हो जाएगा, मतलब फाइनल वैल्यू का हम लोग कवर कर लेंगे 0.632 तक आ जाएगा। मतलब 1 का आपने इसमें करना है 63.2%। सिमिलरली जब हमारे पास 2 टाइम कांस्टेंट आएगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, कितनी परसेंट कवर हो जाएगा फाइनल का, 86.5%। ओके, व्हेन टी स्मॉल टी जो है वो 3 टाइम कांस्टेंट के इक्वल है, तो हमारे पास कितनी परसेंट 1 की फाइनल वैल्यू की कवर हो जाएगी, डेट इज 95%। सिमिलरली व्हेन t इज इक्वल टू 4 टाइम कांस्टेंट, तो ये 98.2%। इसका मतलब ये है कि ये देखें। अच्छा, एक चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि टोटल सिस्टम का जो रिस्पांस होता है वो किसके इक्वल होता है, टोटल रिस्पांस जो है वो किसके इक्वल होता है क्लास? मैम ट्रांजिएंट प्लस स्टेडी स्टेट। यस, ओके, व्हाट इज ट्रांजिएंट स्टेट? एक इसमें ट्रांजिएंट चेंजिंग आ रही होती है। प्लस स्टेडी स्टेट। इसका मतलब ये है कि आपने जो फाइनल वैल्यू सेट की हुई है ना अपने सिस्टम की, जहां पे सिस्टम ने जाके कांस्टेंट के स्टेबल हो जाना है, आप ये कह सकते हैं कि हमें स्टेबल होने से पहले हमारे सिस्टम में या फिर ये नेचुरल किसी भी फिनोमिना में कुछ वेरिएशंस आती हैं। अनलेस उस वेरिएशंस के बाद सिस्टम क्या है आपके पास, स्टेबल हो जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में चला जाता है। अगर हम लोग ये कहें कि ऑप्टिमल हो जाता है, ऑप्टिमम वैल्यूज को अचीव कर लेता है। उससे पहले थोड़ा सा जो पोर्शन, फौरन ऐसे नहीं होता कि आप किसी भी सिस्टम को ऑन करें और वो आपको डायरेक्ट वो वैल्यूज दे दे जो कि आपको चाहिए। ठीक है, उससे पहले क्या होता है, एक पार्ट ऐसा आता है जिसमें थोड़ी सी वेरिएशंस आती हैं आपके पास वैल्यूज में, तो वो जो पार्ट है जिसमें वेरिएशंस आती है डेट इज कॉल्ड एज ट्रांजिएंट रिस्पांस। अच्छा, एक पॉइंट के बाद क्या होगा कि ये वैल्यूज जो आपको चाहिए उन पे क्या होनी शुरू हो जाएंगी, सेटल डाउन हो जाएंगी और इस पे कांस्टेंट हो जाएंगी। ये जो पार्ट है जिस पे आपके पास कांस्टेंट रिस्पांस आ रहा है, उस रिस्पांस को हम लोग क्या कहेंगे, उसको क्या कहते हैं जी, स्टेडी स्टेट। ओके, मतलब ये है कि ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट ये दोनों जब इकट्ठे इनका एनालाइज करेंगे किसी भी सिस्टम में, तो रिस्पांस जो होगा वो इन दोनों का क्या होगा, सम। उसमें ट्रांजिएंट का पार्ट भी होगा और उसमें स्टेडी स्टेट पार्ट भी होगा।
ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको पता हो। अब मैंने तो ये आप लोगों का सोचा है कि थोड़ा सा ना इसमें ऑब्जेक्टिव भी इंक्लूड किया जाए। ऑब्जेक्टिव इज नॉट मीनिंग कि आप लोग एमसीक्यूज एक दूसरे से पूछ लेंगे, लेकिन ये चीज़ें छोटी छोटी सी जो है ना, यही चीज़ें बाद में भी काम आती हैं, क्योंकि आपसे जो आपके जो क्वेश्चन होते हैं इस तरह के पेपर्स सिलेक्शन वाले और फिर बाद में इस तरह एनटीएफ बेस्ड, उसमें यही चीज़ें मैटर करती हैं। इतने इतने न्यूमेरिकल सॉल्व करना तो मुश्किल होता है, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना, ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो होने चाहिए क्लियर आप लोगों को। अच्छा, एक और इसमें ग्राफ था, वो था इसमें ये वाला न्यूमेरिकल था। ये कुछ इसमें मैटलैब का पार्ट था। अच्छा, रैम्प का भी डिस्कस किया था। रैम्प इनपुट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है यूनिट रैम्प का? दो तीनों को बताएं, यूनिट इम्पल्स का, यूनिट स्टेप का और यूनिट रैम्प इनपुट का। रैम का ए होता है, लैप्लास तो हम लोग ट्रांसफॉर्म। रैम्प की जस्ट बात करें ना ए, लेकिन अगर मैं यूनिट बात करूँ, ये मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था कि यूनिट अगर यूज करना है तो वो वन शो करेंगे उसमें। ये याद रखना है, इम्पल्स के लिए हमेशा 1 आएगा। यूनिट इम्पल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिट इम्पल्स यहाँ पर, ठीक है। और जो यूनिट स्टेप है, ये जो 1/s। ये 1/s। और यूनिट रैम्प का क्या है? 1/s²। 1/s², ठीक है। और ये ग्राफ क्या बता रहा है कि जितना हम लोग उसको ज्यादा करेंगे इसमें टाइम कांस्टेंट को, उतना ये एरर जो होगा स्टेडी स्टेट से वो क्या होना शुरू हो जाएगा? ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। लाइक इसमें हमारे पास t इज इक्वल टू 1 है। अब नेक्स्ट में देखेंगे तो t हम लोगों को t को क्या कर दिया हमने? बढ़ा दिया। जब वो बढ़ा दिए तो आइडियल रैम्प इनपुट से हमारा जो सिस्टम की इनपुट है उसमें क्या होना शुरू हो जाएगा? जो स्टेडी स्टेट एरर है, ये यहाँ पे स्टेडी स्टेट में है ना, मतलब इसकी जो आइडियल वैल्यू है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? ये जो एरर है ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ टाइम कांस्टेंट। एमसीक्यूज के लिए, ऑब्जेक्टिव्स के लिए इस तरह से ही छोटी छोटी चीजें होती हैं, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं, वो न्यूमेरिकल बेस्ड चीजें नहीं होती। अच्छा, ये पैराबोला है, पैराबोलिक फंक्शन का भी आप लोगों ने याद रखना है, 1/s³। ये न्यूमेरिकल था, इसमें हम लोगों ने फाइंड आउट करना था। मुझे अभी भी ये लग रहा है, मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, बल्कि सिर्फ 2 3 4 के अलावा नहीं लग रहा कि किसी ने लेक्चर जो है ना ये वाला किया है अभी तक, डाउनलोड किया है और उसको सुनने की तकलीफ की है। अच्छा, आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा टाइम डोमेन एनालिसिस। अभी हम लोग सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को देख रहे थे। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम? कहाँ से पता चलेगा कि फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकंड ऑर्डर है? कौन बताएगा? इसको बताएं जरा, कैसे पता चलेगा ये फर्स्ट ऑर्डर है ये सेकंड ऑर्डर? मैं कैसे कह सकती हूँ कि ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है? जी क्लास, जिसके अंदर s की पावर 2 आ जाए या डबल मैम डेरिवेटिव आ जाए तो सेकंड ऑर्डर। डिग्री से पता चलता है। हमारे जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो कहाँ से आती है? वो हमेशा डिनोमिनेटर पार्ट से आती है, ठीक है। एक चीज याद रखनी है, किसी भी सिस्टम की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहाँ से लेते हैं हम लोग? इसके डिनोमिनेटर पार्ट से। डिनोमिनेटर पार्ट में जो डिग्री होती है आपके पास, मैक्सिमम डिग्री, दैट डिसाइड्स करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जो मैक्सिमम डिग्री है, दैट डिसाइड्स आइदर सिस्टम इज फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम और सेकंड ऑर्डर सिस्टम। अच्छा, जरा इसको सॉल्व करें।
इसमें मुझे कौन बताएगा कि इसमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या आएगा और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या आएगा? दो चीजें हैं इसमें, एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन और एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्या होगा? पहले तो बताएं ओपन लूप क्या होगा, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओपन लूप की जब भी हम लोग बात करेंगे तो ये देखें, ये हमारे पास क्या है, इनपुट साइड, ये हमारे पास क्या है, आउटपुट साइड, और यहाँ से हमारे पास आउटपुट दोबारा आ रही है, फीडबैक हो रही है, कहाँ आ रही है, इनपुट पे। और दिस इज द एरर, जो हमारी आउटपुट और इनपुट के बिटवीन एरर कैलकुलेट है, वो ये हो रहा है, ई ऑफ एस। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें एक क्लोज लूप पाथ भी हो और ये वाला जो है, ये हमारे पास क्या है, एक ट्रांसफर फंक्शन है, तो हम लोगों से जब ये पूछा जाए कि इसमें से फाइंड आउट करें व्हाट इज द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, तो ये वाला जो ट्रांसफर फंक्शन होगा, यू कैन से स्ट्रेट अवे कि ये जो ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन, ये हमारे पास क्या होगा, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। इफ यू टॉक अबाउट क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, देन हाउ टू फाइंड आउट? जी, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालेंगे? ये बहुत बेसिक है, फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट किया था और उसका पूरा मैथमेटिकल डेरिवेशन भी है और इसके मैंने बताए हुए हैं आप लोगों को। जी क्लास इतनी खामोशी क्यों हो जाती है? क्या इक्वेशन है? मैम फीडबैक लूप का फॉर्मूला लगेगा। P of s divided by R of s is equal to R of S, G of s G of S 1 over 1 plus H of s। G of S H of S. ओके, अच्छा, जब अगर नेगेटिव फीडबैक है, ठीक है, ये नेगेटिव फीडबैक है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? उसके लिए होगा 1 मैम डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1 प्लस सॉरी G of s 1 प्लस। ठीक है, और अगर आपके पास पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। अच्छा, अब जरा इस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करें और यहाँ से क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का फाइंड आउट करें, ट्रांसफर फंक्शन, तो क्या आ जाएगा, G of s क्या है हमारे पास, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन, देन डिवाइडेड बाय 1 प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, क्योंकि इसमें एच ऑफ एस फीडबैक की क्या वैल्यू है जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फीडबैक? 1 बिकॉज इट इज, One है। यहाँ पे कोई ब्लॉक नहीं बताया हुआ उसने, कोई वैल्यू नहीं बताई हुई। यहाँ पे आपके पास जब आपके पास ऐसा लूप आ रही है कि जिसमें उसको हम लोग उसकी वैल्यू क्या लेंगे, दिस इज कॉल्ड एज यूनिटी फीडबैक एंड वी विल टेक इट एज वैल्यू 1। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे 1 वैल्यू साथ नहीं लिखेंगे, एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। तो अल्टीमेटली जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये चीज इससे कैंसिल हो जाएगी और जो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ओमेगा एन स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को ना याद कर लें, दिस इज द इक्वेशन फॉर द सेकंड ऑर्डर। जब भी मैं आप लोगों से पूछूंगी जी कि सेकंड ऑर्डर सिस्टम की जनरल इक्वेशन बताएं, दिस इज कॉल्ड एज अ जनरल इक्वेशन। क्या कहेंगे इसको हम लोग? जनरल इक्वेशन। जनरल जनरल इक्वेशन। दिस इज अ जनरल इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर सिस्टम, जिसमें हमारे पास क्या है, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा, दिस टर्म इज कॉल्ड एज जीटा, 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। अच्छा, नाउ इसमें मुझे ये बताएं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कौन सी होगी? डिनोमिनेटर। हाँ, डिनोमिनेटर पार्ट कौन सा है इसमें? एस स्क्वायर स्क्वायर वाला क्या, ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। सो दिस इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये जो है ओवरऑल ये हमारी क्या है, जनरल इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर सिस्टम, एंड डिनोमिनेटर पार्ट है उसको हम लोग 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो ये हमारी क्या आ जाएगी, दिस इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है जी, ये हो गया, इसका यहाँ पे निकाला हुआ है क्लोज लूप और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। अच्छा, उसमें आगे 2 टर्म्स हैं जिसका भी हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे जितनी भी बात होगी वो इन्हीं 2 फैक्टर्स पे होगी। वो हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं? एक तो इस इक्वेशन में हमारे पास है जीटा,
एंड सेकंड फैक्टर है हमारे पास ओमेगा एन। अच्छा, अब इन दोनों की ये डेफिनेशंस हैं। व्हाट इज ओमेगा एन? ओमेगा एन बेसिकली अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि जब भी कहीं ओमेगा एन लिखा हो तो यू मस्ट नो कि आपको पता हो कि ये हमारे पास क्या है, दिस इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड ऑर्डर सिस्टम विच इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिस्टम विदाउट डैम्पिंग। ठीक है, मतलब जो सिस्टम में ऑसिलेशंस आ रही हैं ये उसकी फ्रीक्वेंसी है बट विदाउट डैम्पिंग। अच्छा, व्हाट इज द जीटा? दिस इज कॉल्ड, ये याद रखना है, दिस इज कॉल्ड एज अ डैम्पिंग रेशियो एंड दिस इज कॉल्ड एज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। What is the damping ratio of the second order system? It is the measure of the degree of resistance to change in the system output. ठीक है, मतलब सिस्टम की आउटपुट में जो चेंज आ रही है उसमें जितनी डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेट इज कॉल्ड एज द डैम्पिंग रेशियो। तो अभी जितने भी इसमें न्यूमेरिकल्स हैं और जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी बेसिकली ये दो मेन फैक्टर्स हैं इसकी इक्वेशन में, एक तो ओमेगा एन और जीटा, इनकी वैल्यूज को ही आगे लेके चलेंगे। अच्छा जी, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल ये एक सिस्टम है, इसका ट्रांसफर फंक्शन ये दिया हुआ है और आपसे ये कहा जाए, क्वेश्चन क्या आया आपके पास कि जीटा फाइंड आउट करें इसमें से और ओमेगा एन फाइंड आउट करें। कैसे फाइंड करेंगे? रनिंग आउट टाइम, ओके जी, 10 मिनट बाद दोबारा से आपको लिंक सेंड करूंगी। अच्छा, इसमें से जीटा फाइंड आउट करना है और ओमेगा एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? जल्दी से बताएं इस इक्वेशन में से। ओमेगा एन तो 2 आ जाएगा। ये देखें, इसको सबसे पहले हम लोगों ने, इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार फोकस कर रही थी कि इसको जनरल इक्वेशन को माइंड में रखना है। इस इक्वेशन को हम लोगों ने जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। अब ये देखेंगे इसमें जो ओमेगा एन स्क्वायर है उसकी वैल्यू इसमें क्या है, अगर दोनों को कंपेयर करें, ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 और ओमेगा एन क्या आ जाएगा हमारे पास 2। अच्छा, इस तरह से ये जो फैक्टर है इसको हम लोग कंपेयर करेंगे इसके साथ। ठीक है, तो 2 जीटा ओमेगा एन किसके इक्वल है, 2s के इक्वल, s से कैंसिल और 2 से कैंसिल और जीटा ओमेगा एन की क्या वैल्यू निकाल ली है अभी हम लोगों ने 2, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1, तो इसका मतलब है जीटा की वैल्यू 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, तो ये दिस इज अ वेरी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि अगर आपके पास सपोज इस तरह का एक ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है तो how you can find out the value of damping ratio and natural frequency, so you need to compare this equation with the general equation for the second order system। ठीक है, तो इसमें से जीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ओमेगा एन का जो यूनिट है नेचुरल फ्रीक्वेंसी का दैट इज रेडियन पर सेकंड। ठीक है, ये आपके पास आ गया दी जीटा। अच्छा, अब हम जो मैं बात कर रही थी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की, ये हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर इसमें से हम लोग यही हमें क्या बताती है, ये देखें ना, ये तो न्यूमरेटर पार्ट है, दिस इज द डिनोमिनेटर पार्ट, और हम लोग पोल्स या रूट्स किसी भी सिस्टम के कहाँ से डिफाइन करते हैं, उसके डिनोमिनेटर पार्ट से। अच्छा, मुझे बताएं कि इसके क्या आएंगे आपके पास, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके रूट्स बताएं क्या आएंगे, इसको जरा इक्वेशन को सॉल्व करें। ये याद होगा आप लोगों ने, बहुत जनरली एक फॉर्मूला होता था b माइनस b प्लस नेगेटिव, इस तरह से एक फॉर्मूला 4ac माइनस 2a, अब मुझे भी प्रॉपरली याद नहीं है लेकिन इसके रूट्स ऐसे ही आएंगे। सपोज कर लेंगे ये a है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यस, उसमें से हमने इसके रूट्स निकालने हैं, तो ये इसके आ गए हैं पोल्स। ठीक है, क्या आगे जनरल पोल्स, मतलब जनरल इक्वेशन के पोल्स क्या हैं, वो आगे माइनस ओमेगा एन जीटा प्लस नेगेटिव ओमेगा एन जीटा स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अज्यूम करके वैसे इसकी ये हम लोगों ने निकाली है, मतलब प्लस नेगेटिव आ रहा है तो एक रूट ये बन जाएगा प्लस के साथ, प्लस वैल्यू के साथ, और एक रूट आ जाएगा आपके पास नेगेटिव वैल्यू के साथ। इसलिए दिस जनरल इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट, और ये आपको पता हो कि इसके पोल्स की क्या वैल्यूज, मतलब वैल्यूज नहीं, मतलब पोल्स पता होंगे क्या कैसे आए हैं अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अच्छा, ये आगे जी। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट है कि जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम है
उसमें इस जीटा की बेस पे हम लोग 4 डिफरेंट टाइप्स डिफाइन करते हैं अपने सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए। क्या मतलब कि हम लोग देयर आर बेसिकली 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ जीटा। मतलब इस जीटा की वैल्यू की बेस पे हम लोग ये बता सकते हैं कि उन 4 टाइप्स में से आपका सिस्टम जो है वो कौन सी टाइप का है। सो वी स्टार्ट विद दीज कैटेगरीज, विद दीज 4 कैटेगरीज, जिसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ओवर डैम्पिंग। इसका मतलब ये है कि आप माइंड में फौरन आना चाहिए ओवर डैम्पिंग का क्या मतलब है, कि जिसमें डैम्पिंग, अगर जनरल एनालिसिस में बताऊं तो जिसमें डैम्पिंग बहुत ज्यादा हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज ओवर, मतलब जिसमें एक वैल्यू बहुत ओवर आ रही है। अब ओवर से फौरन माइंड में आ जाएगा कि जाहिर सी बात है इसकी कुछ वैल्यू ग्रेटर देन में होगी। तो अगर आपके पास जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो देन द सिस्टम इज कॉल्ड एज ओवर डैम्प्ड सिस्टम। अच्छा, ओवर डैम्प्ड सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी कि उसके जो रूट्स होंगे हमेशा, सिस्टम हैज 2 रियल डिस्टिंक्ट पोल्स। इसका क्या मतलब है कि उसके जो पोल्स होंगे वो, अच्छा ये अब ये हमारे पास प्लॉट होता है देखने के लिए, एनालाइज करने के लिए हमारे पास पोल्स एंड जीरोस को, ये होती है इसकी रियल वैल्यू, ठीक है, ये वाली रियल वैल्यूज आ रही हैं इस एक्सिस पे, और ये जो आपके पास वाई एक्सिस है ये हमारे पास क्या है, दिस इज कॉल्ड जे ओमेगा, ये हमारे पास क्या इमेजिनरी एक्सिस को शो कर रहा है। अच्छा, आप अगर ओवर डैम्प्ड है जिसमें जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो उसमें किस तरह के पोल्स होंगे, उसमें ऐसे पोल्स होंगे जो कि नेगेटिव रियल एक्सिस पे हैं, पॉजिटिव रियल एक्सिस पे नहीं है। अच्छा, जब भी हम लोगों ने स्टेबिलिटी की बात करनी है, सिस्टम की नॉर्मली पोल्स को डिफाइन करना है, तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास इस प्लेन में पोल्स है या इस प्लेन में है। अगर इसमें है तो वो उसका मतलब है अनस्टेबल होंगे। ये आगे हम लोग सारा स्टेबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, हॉर्विट्ज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, उसमें आप लोगों को ये चीजें क्लियर होंगी कि ये किस तरह की पॉइंट्स हैं। लेकिन अभी मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि इफ द पोल्स लाई ऑन नेगेटिव रियल एक्सिस देन द सिस्टम इज कॉल्ड एज ओवरडैम्प्ड, ठीक है। अगर जीटा 1 से 1 की जीटा की वैल्यू 1 से ग्रेटर है देन सिस्टम इज ओवरडैम्प्ड। इस तरह के सिस्टम के जो डिनोमिनेटर से रूट्स आएंगे या उसके पोल्स आएंगे वो कैसे होंगे, वो नेगेटिव रियल एक्सिस पे होंगे, एक तो ये पॉइंट, और दूसरा इसने लिखा है डिस्टिंक्ट पोल्स। इसका किसको पता है, इसका क्या मतलब है जी, डिस्टिंक्ट पोल्स? वो डिफरेंशिएटेबल होंगे, ठीक है, डिफरेंस होगा उनके मतलब ये कि ऐसा नहीं होगा कि आइडेंटिकल हो, एक ही पॉइंट पे आ जाए, मतलब 2 अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स पे होंगे, ठीक है। आगे आप ये निकालेंगे ना सिस्टम की वैल्यूज, तो वहां से आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या बात कर रही हूँ। अच्छा, अब अगली बात, अगला सिस्टम, अगली कैटेगरी क्या है, दैट इज अंडर डैम्प्ड सिस्टम। अच्छा, अब ये ओवर डैम्प्ड था, अब ये कैसे, क्या इस वर्ड से अंडर डैम्प्ड से हम लोग आइडिया कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी जीटा की? इसमें जीटा ने शुरू होना है 0 से 1 पे या 1 से ग्रेटर। हम लोग इस बेस पे बताएंगे कि जीटा की क्या अंडर डैम्प्ड है, ओवर डैम्प्ड है, अनडैम्प्ड है, या क्रिटिकली डैम्प्ड है। जब हमारे पास जीटा की वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन है, ठीक है, 0 और 1 के बिटवीन है, देन द सिस्टम इज कॉल्ड एज अंडर डैम्प्ड। जब 1 से ग्रेटर थी तो क्या था, सिस्टम इज कॉल्ड एज ओवर डैम्प्ड। When it is between 0 and 1 then the system is called as under damped. अच्छा, अब अंडर डैम्प्ड है तो सिस्टम के पोल्स का बिहेवियर कैसा होगा, देन द सिस्टम हैज 2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स। अब इस वर्ड को कौन बताएगा, द सिस्टम हैज 2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स जी। हम जो इसका एक रूट होगा वो दूसरे रूट का कॉन्जुगेट हो जाएगा, ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल ऐसे रूट्स हैं -1 प्लस -2j, ठीक है, ये इसकी हमारे पास क्या है, इसकी रियल वैल्यू है, और ये हमारे पास क्या है, इसका मतलब ये कि ये इस, अगर मैं इस पोल को ड्रॉ करूं तो कैसे करूंगी, यहां से मैं रियल चली जाऊंगी -1 वैल्यू पे, इसको यहाँ पे क्रॉस नहीं लगाना, ये -1 वैल्यू है, इसका मतलब ये है कि इसने कितना ट्रेवल किया रियल एक्सिस पे, -1 वैल्यू, और उसका जो इमेजिनरी एक्सिस पे कितनी वैल्यू पे जाएगा वो
कितनी वैल्यू पे Two. जाएगा? 2 पे, 2 वैल्यू पे। ठीक है, 2 वैल्यू पे। मतलब उसके रियल एक्सिस में उसने कितनी वैल्यू ट्रेवल की? एक तो ये माइनस साइन ये बता रहा है कि ये नेगेटिव एक्सिस पे है, और दूसरा ये जो 2 जो है ये वैल्यू हमें बता दी है कि इसने वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कितनी वैल्यू इस पोल ने कवर की है, ठीक है। तो अगर मैं इस सेंस में बात करूं हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस कवर किया है, देन इट इज द 1, और वर्टिकली कितना वो ऊपर जा रहे हैं वैल्यू को लेके 2। इसका मतलब ये है कि मैं कहीं यहाँ पे इस पोल को क्या कर दूंगी, प्लॉट कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, अब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का क्या मतलब है कि इसका रियल पार्ट और जो इमेजिनरी पार्ट है ये दोनों वैल्यू सेम है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू के साथ और एक हमारे पास क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल इसके बिलो इसको यहाँ पर -2 वाली वैल्यू पे क्या कर देंगे, प्लॉट कर देंगे। सो दीज पोल्स आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी इज अनडैम्प्ड। अच्छा, अनडैम्प्ड का क्या मतलब है कि when the system having the damping ratio zeta is equal to 0, ठीक है, जब zeta की वैल्यू 0 के इक्वल है देन द सिस्टम, इसका मतलब है कि सिस्टम में कोई भी डैम्पिंग नहीं है, सिस्टम इज कॉल्ड एज अनडैम्प्ड। अच्छा, जब अनडैम्प्ड होगा तो उसके जो पोल्स होंगे उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होगी कि दिस सिस्टम हैज द पोल टू